सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटेलिजेंट एरा चैनल। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की ये सेकंड वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेके 3 तक के जो चैप्टर थे, ठीक है, वहाँ के न्यूमेरिकल बता दिए। तो अब चैप्टर 4 से लेके हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक के न्यूमेरिकल देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद शाम तक मैं आप लोगों के लिए 9 और 10 चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उनकी वीडियो ले आऊँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यही आ जाए ये नहीं कह सकते। इसके जैसे आएंगे आपको थोड़ा बहुत रिलेट करना है इनसे। हो सकता है वो इनकी डिजिट चेंज कर दे, या हो सकता है वो इसी टॉपिक से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके बना दे। तो आपको पूरी तरीके से इन पर डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन हाँ, ये वाले न्यूमेरिकल और इस जैसे न्यूमेरिकल करके चले जाओ। लगभग चांस यही रहेंगे कि इन्हीं में से वो कोई ना कोई क्वेश्चन देगा और इसी जैसे देगा। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चांसेस रहते हैं। धारा दी हुई है, दूरी दी हुई है आपको, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो एक तार के कारण आर दूरी पे, ठीक है, एक तार के कारण आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है, और μ0/2 की वैल्यू लगा दी हमने, आई की वैल्यू लगा दी 35 और आर की वैल्यू लगा के जल्दी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल। एक सीधे तार है, उस तार के कारण 20 सेंटीमीटर दूरी पे आपसे पूछ रहा है, तो एक तार के कारण आर दूरी पे क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए और हम आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली बना दी है और इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो कह रहे हैं इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और फॉर्मूला तो डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बस आपको त्रिज्या दी हुई है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, धारा दी हुई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो जो कुंडली का केंद्र है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा इतना होगा। ठीक है, तो बस आप इनकी वैल्यू लगा दो। μ0 की वैल्यू इतनी होती है, क्लियर। आई की वैल्यू लगा दी हमने, और 2r की वैल्यू सॉल्व करोगे इतना आंसर आ जाएगा। फिर एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको संलग्न चित्र में 2 तार है, बिंदु पी क्यू आर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। इस तरीके से एक डायग्राम दे सकता है आपको। प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन है ये, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और फिर आपको इस जैसे क्वेश्चन से ये अनुमान लगाना है कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले पी बिंदु पे देखो, अब हमें एक तार है, अब एक तार के कारण कोई भी बिंदु हो, कहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है ये। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ बिंदु पी की, तो बिंदु पी के कारण पहले इस वाले तार के कारण हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला होगा ये I1/R1। कुछ नहीं करा इसमें, I1/R1 कर दिया। अब इसकी दिशा आपको लेफ्ट हैंड रूल से या फ्लेमिंग के नियम से, किसी से भी आप इसका रूल निकालोगे, दिशा तो ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। अपने अंगूठे को आपको रखना है धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, और फिंगर उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हो। तो देखो, फिंगर इस पॉइंट की तरफ हो गई। अब आपकी हथेली जो होगी वो नीचे की तरफ इशारा कर रही होगी। जब आप करोगे अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ करोगे, धारा ऊपर बह रही है तो अंगूठा ऊपर, फिंगर इधर की तरफ। तो जो हथेली जहाँ से धक्का देते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी दिशा ऊपर की तरफ आ रही होगी। आप एक बार चेक करके देखना। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ दिशा लिख दी। सेम ऐसे ही ये वाले तार के कारण भी दिशा होगी। अब ध्यान से देखो, ये वाले तार के कारण इस पी पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी होगी, आपका होगी 10 ये रही। देखो मैंने डार्क कर दिया, 10 ये रही, और 20 यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो मैंने R2 लिख भी दिया, 10 + 30। तो यहाँ पे जब दिशा निकालोगे तो नीचे की तरफ आएगी। तो बिंदु P पर, तो जो हमारे पास बिंदु P आया, इस पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हो, उसकी जो दिशा आएगी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की, वो क्या होगी, आप कहोगे दोनों को माइनस करके आएगी, क्योंकि एक की दिशा ऊपर है, एक की दिशा नीचे है। तो इसमें से जो ज़्यादा होगा उसमें से आप कम वाले को हटा दोगे, तो b1 - b2 करोगे, कॉमन चीज़ आ जाएगी μ0/2 और वैल्यू लगा के आंसर आ जाएगा। और दिशा ज़्यादा वाले की होगी तो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही बिंदु Q पॉइंट पे जब आप निकालोगे, अब आपको Q पॉइंट के लिए ये काम करना है। तो जैसे ही आप Q पॉइंट के लिए ये काम करोगे तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तार के कारण निकालोगे, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, क्लियर, और दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब आप सेकंड वाले तार के कारण निकालोगे, इस वाले तार के कारण, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, अरे ये 10 तो ये 10,
टोटल 20 है तो ये भी आपका हो जाएगा इतना। अब दोनों की दिशा नीचे नीचे है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन है, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों सिंपल जुड़ जाएंगे, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ये आएगा। ऐसे ही आप लोग आर वाले पॉइंट के लिए खुद कर लेना, मैंने 2 के लिए करा समझाने के लिए इतना, ठीक है। ऐसे ही आप आर वाले पॉइंट के लिए खुद कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतनी त्रिज्या की कक्षा में इतने चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो इसके तुल्य चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो इसके तुल्य आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है वो। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, M बराबर NIA, ठीक है। जब धारा वगैरह की बात चल रही हो तो ये होता है। तो अब यहाँ पे धारा पहले निकालनी है हमें। अब धारा निकालने के लिए मैंने कल भी न्यूमेरिकल बताया था आपको कि जब बात हो रही हो वृत्ताकार मार्ग में घूमने की, तो धारा निकालने का फॉर्मूला सिंपल याद रखो, I बराबर F इंटू ई। एफ हो गया घूर्णन आवृत्ति जो हमें दी हुई है, और ई हो गया आवेश इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे आप इनको लगाओगे तो ये आपकी धारा आ जाएगी। मतलब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लगा दो NIA। अब N जो है नंबर ऑफ टर्न है, यानी कि फेरों की संख्या। अब फेरों की संख्या, यहाँ पे कोई फेरों की संख्या की बात भी नहीं हो रही, और एक इलेक्ट्रॉन है तो N बराबर 1 रख के I की वैल्यू ये आ गई पाई, और R की वैल्यू ये हमारा एंगस्ट्रॉन था 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया 10⁻⁻10 से गुणा करके, तो इतना आंसर आप लोगों का आ जाएगा। कर लोगे इतनी चीज़, क्लियर है। सिंपल, ये वाला सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आपको इतना दिया हुआ है, इसको हमें 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण विक्षेप स्केल दर्शाता है। यानी कि 3 एम्पियर की अगर धारा इसमें बह रही है तो ये हमें एक पूर्ण विक्षेप स्केल दिखाएगा, और इसे हमें 0 से 18 एम्पियर परास वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। तो कह रहा है कैसे करेंगे। तो देखो, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है, इसको RG बोल दिया 12 ओम। अब ये इतने मिली एम्पियर की धारा में पूर्ण विक्षेप स्केल दे रहा है, यानी कि ये धारा जब गैल्वेनोमीटर में जा रही होगी तब ये पूर्ण विक्षेप स्केल दे रहा होगा। इसको लगी IG हो गई। IG मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा। मिली एम्पियर है, कन्वर्ट कर लो एम्पियर में, 10⁻³ से गुणा कर दी। बस V दिया हुआ है, कितना है, 0 से 18 में कन्वर्ट करना है, तो इसका 18 वोल्ट हो गया V। तो भाई ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्ट मीटर में, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। तो भाई इससे R निकाल लो, वैल्यू पुट करके इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन है। अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को किसमें, अमीटर में, इतने परास वाले अमीटर में। तो बस आपको अमीटर में अगर परिवर्तित करना है तो समांतर क्रम में शंट लगाना पड़ता है, ये पता होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगाएंगे हम लोग, यहाँ श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध को लगाएंगे, ठीक है, लाइन लिख भी सकते हो। और यहाँ समांतर क्रम में लगाएंगे। अब जैसे ही समांतर क्रम में आप लोग लगाओगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो, ये 2 फॉर्मूले में बेस कहानी है, 2 नंबर दिलवा देगा आपको आसानी से, ठीक है। और पूछ भी सकता है थ्योरी में भी कि कैसे बदलेंगे, तो आप बता देना। RG की वन हो गया हम लोगों को वोल्ट मीटर का, सॉरी धारा मापी का या गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। इतने एम्पियर की धारा ये IG है, ध्यान रखना, जब भी पूर्ण विक्षेप स्केल दे वो IG है, और नॉर्मल धारा ये I होगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने सॉल्व कैसे करा। RG की वैल्यू 15, IG मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख दिया, I है 6 एम्पियर और IG की वैल्यू ये। अब मैंने नीचे से 10⁻³ गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया, मुझे खुद बताओ, क्या मैं इसको ऐसे 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 लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ। तो ये जब मैं 6 में से इतनी छोटी सी राशि को घटाऊंगा तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो आप NCERT की बुक भी उठा के देखना, उन्होंने 10⁻³ को गायब ही कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा गुणा भाग में। तो हमने इसको हटाया, ठीक है, इस पूरे टर्म को हटाई दिया और सीधा 6 लिख लिया, और सिंपल सॉल्व करोगे इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसको गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, फिर नीचे 6 में से 0.004 को घटा रहे हो और डिजिट आ रही है 0.50 कुछ ऐसे तगड़ी वाली, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा हटाओ इसे, क्योंकि बहुत छोटी डिजिट है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। चलिए, चैप्टर नंबर 6 में बढ़ते हैं हम लोग। 5 में न्यूमेरिकल के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, थ्योरी वाला चैप्टर है। जो न्यूमेरिकल की चीज़ें थी वो हट गई हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि कुछ कटी हुई चीज़ें भी आ रही हैं पेपर में। मैं 6 बजे आऊँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ 6 बजे मैं लाइव आऊँगा आज, ठीक है। तो 6 बजे जो लाइव आऊँगा उसमें आप लोग आना, थोड़ा पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए आऊँगा बस, ठीक है। या तो वीडियो बना दूँगा या लाइव आ जाऊँगा।
चैप्टर नंबर 6 में आपको इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करना है बस। एक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर हो रही है इतने सेकंड में, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ इतना है। तो दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। ये कह रहा है एक प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो 0 से 2 एम्पियर हो रही है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं आज, हाँ थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, नीचे डॉगी भौंके जा रहा है तो उसकी तरफ दिमाग जा रहा है। चलो इधर देखो, हाँ भाई 0 से 2 एम्पियर परिवर्तित हो रही है धारा कितने सेकंड में, इतने सेकंड में। और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ इतना है। तो दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या तो एक अन्योन्य प्रेरण गुणांक का क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक स्वप्रेरण गुणांक का, ठीक है। इस जैसे ही क्वेश्चन लगभग चांस रहेंगे आने के, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है एक दो अलग भी आ जाए और पूरे चांस रहेंगे आने के। 2-4 क्वेश्चन अलग ही देखेंगे, शॉकिंग क्वेश्चन, जो आपको भी लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल नहीं बताए गए थे, या फिर मुझे भी लगेगा यार ये कहाँ से आ गया भाई, ये वाला तो शायद बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो कि हो रहा है 1-2 साल से ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखो I1 हो गया 0, I2 हो गया 2 एम्पियर। डेल्टा टी, हम इसे डेल्टा टी लिखेंगे क्योंकि T1 जो है हमारा वो 0 सेकंड में काम होगा तो हम उसे मानते नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा टी इतने मिली सेकेंड, कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, ई दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला लगा दो ये वाला अन्योन्य प्रेरण गुणांक वाला और सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। चैप्टर नंबर 7 से न्यूमेरिकल लगभग 90% से ज़्यादा चांस रहेंगे आने के, और यहाँ मैं इसे एक तरीके से 95 तक बोल दूँ, ठीक है। तो चांसेस तो बहुत है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आए, लेकिन ये देखा गया है पिछले 1-2 साल में कि ये चैप्टर नंबर 7 से ना कुछ थोड़े से हटके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे बनेंगे, बट मेरे को जो लगता है, मेरे पास जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखे, जो पुराने सालों में भी आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। बाकी देखते हैं क्या होगा। आप तो तैयारी के साथ जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो करके जाओ। देखो जो हमारे हाथों में क्वेश्चन है हम उन्हें तो कर ही सकते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं उन्हें तो कर ही सकते हैं। बाकी वहाँ पे क्या चीज़ कैसे आ रही है ये हमारी नॉलेज और हमारी बुद्धि पे डिपेंड करेगा कि हम वहाँ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है। हर किसी को जहाँ मुकम्मल नहीं होता, किसी ना किसी में कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई चीज़ तो होती है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझे। यानी कि अगर आप सोच के जा रहे हो कि आप यही क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। कंपटीशन या बोर्ड के अंदर यही बात है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ आपके टॉपिक के होने चाहिए। वो क्वेश्चन टॉपिक के हैं, थोड़ा घुमा के आ रहे हैं, तो इतना तो भैया बोर्ड में चलता है। चलो बहुत हो गया ज्ञान। 0.5 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक एवं इतने ओम प्रतिरोध की कुंडली इतने वोल्ट और इतने हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जुड़ी है, तो कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात करें। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ये इस जैसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। आपको इनको समझ के जाना है, ठीक है। वो कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है। आप ये नहीं कि खाली इसी के दम पे जा रहे हो और कह रहे हो यार नहीं हुआ फिर मुझसे, तो फिर नहीं होगा। न्यूमेरिकल है भैया, यहाँ पे आप 200 कर लो वो भी कम है, 100 कर लो वो भी कम है, सीख के जाओगे इस जैसा कर लोगे। तो गिवन क्या है, स्वप्रेरण गुणांक दिया, मतलब एल की वैल्यू गिवन है, आर गिवन है। और ये ध्यान रखना जब भी ये आपको वोल्टेज देगा ये हमेशा VRMS वोल्टेज होगा, जब तक वो अपने मुंह से नहीं कहते अधिकतम वोल्टेज। हमारे घर में सप्लाई जो भी जुड़ी होती है वो VRMS वोल्टेज की होती है, ये VRMS है, ठीक है। और F की वैल्यू गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं अधिकतम धारा होती है I0, मुझे VRMS गिवन है तो मैं पहले IRMS लगा रहा हूँ। I बराबर क्या होता है आप कहोगे V/R, R की जगह यहाँ Z बोल देंगे प्रतिबाधा, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। VRMS पता है, R नहीं पता, Z नहीं पता, लेकिन पता है ये R और L परिपथ की बात चल रही है तो उसका प्रतिबाधा होती है ये। तो बस XL निकाल लो, XL होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है 2πf। तो यहाँ से 2π की वैल्यू, F की वैल्यू और L की वैल्यू लगा के XL आ गया। समीकरण 1 में XL की वैल्यू और R की वैल्यू रख देंगे, रख के सॉल्व करोगे इतना आंसर आएगा। और IRMS इतना आ गया। अब जैसे ही IRMS आ गया तो अधिकतम धारा ये फॉर्मूला लगा तो सिंपल सा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है I0 और IRMS से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ईजी है। आपको अधिकतम धारा पूछ सकता है IRMS वैल्यू देके, या IRMS वैल्यू पूछ सकता है अधिकतम धारा देके। कर लोगे वाला क्वेश्चन जैसा, ठीक है। अब हो सकता है वो आपको RC परिपथ दे दे, हो सकता है वो आपको इसी में RL
सॉरी LCR परिपथ दे दे, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे करना है ये सीख के जाओ। लो मैंने LCR परिपथ का भी एक क्वेश्चन लिखा है जो कि चांसेस रहेंगे आने के। प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और धारा का शिखर मान ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जो गिवन होगी समीकरण, इसकी तुलना आपको स्टैंडर्ड समीकरण से करनी है। इससे जैसे ही करोगे V0 की जगह आप कहोगे 100 आ गया, ओमेगा की जगह आप कहोगे कितना आ गया 500 आ गया। देखो यहाँ ओमेगा है, यहाँ है 500, दो चीज़ आ गई। अब पहले क्वेश्चन में प्रतिबाधा, परिपथ LCR है, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा का शायद यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें XL और XC नहीं पता, क्योंकि आप देखो R तो गिवन है, C भी गिवन है, L भी पता है, तो XL निकाल लेंगे ओमेगा L करके। ओमेगा पता है, L की वैल्यू गिवन है, लो आ गया। XC 1/ओमेगा C होता है, ओमेगा की वैल्यू और C की वैल्यू देखो माइक्रो फैरेड में है, तो फैरेड में कन्वर्ट करके -6 से गुणा करके लिखिए, वो इतना आएगा। बस अब लगा दो XL XC की वैल्यू, तो लो Z इतना आ जाएगा। पहला इजी। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है शक्ति गुणांक, लो ये शक्ति गुणांक cos फाई होता है R/Z, R की वैल्यू और Z की वैल्यू इतनी आ जाएगी। लो धारा का शिखर मान, शिखर मान I0, देखो I0 बराबर V0/Z, ठीक है। V0 गिवन था, तुलना करके हमने निकाल लिया 100 वोल्ट, और Z तो हमने निकाल लिया, लो 2 एम्पियर आ जाएगा सॉल्व करने में। क्लियर है। तो इस टाइप का एक LCR परिपथ या RL परिपथ से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आपको ये खुद आना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर RL परिपथ, RC परिपथ और LCR परिपथ इन तीनों में से ही आता है। और अब बचा एक ट्रांसफॉर्मर वाला सवाल, तो इसके भी चांस रहेंगे लगभग ज़्यादा आने के, 50% चांस रहते हैं आने के भी। तो आपको कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में इतने फेरे हैं, इसे इतने वोल्ट पर शक्ति निवेशित करता है, इतने वोल्ट पे, ध्यान रखना निवेशित शक्ति जो होती है वो होती है प्राथमिक कुंडली पे। अब शक्ति हो वोल्टेज हो, इसका मतलब ये VP गिवन है, VP मतलब प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, और इतने पर निर्गत शक्ति प्राप्त करते हैं। निर्गत का मतलब जो हमें प्राप्त हो रही है यानी कि VS, तो हमें पता चल गया ये VP है, ये VS है। तो कह रहे हैं द्वितीयक में फेरों की संख्या, तो VP और VS गिवन है, NP गिवन है प्राथमिक कुंडली में फेरे, द्वितीयक कुंडली में पूछ रहा है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ ये वाला, VP/VS बराबर NP/NS, फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू गिवन है, NS इतना आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 से एक छोटा सा इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको तरंग दैर्ध्य आवृत्ति देके कोई एक चीज़ पूछेगा, और आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सी EM तरंगे हैं। तो इतने एंगस्ट्रॉम में आवृत्ति पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो ये पहली बुक के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन बताया ये जरूर करके जाना, ठीक है। हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन और हटके आए जो शायद मैंने भी अभी नहीं बताया। देखो बताने के लिए मेरे को 2-3 क्वेश्चन अभी और बता सकता हूँ मैं, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकते हैं इस साल, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ जो बहुत बार आए हुए हैं, यानी कि अभी मैं मेजॉरिटी, जहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं अभी 3 से 4 क्वेश्चन और हर एक चैप्टर में बता सकता हूँ जिनके चांस हैं आने के, ठीक है। लेकिन मैं अभी वही करा रहा हूँ जो बहुत बार आए हुए हैं, जो अधिकतर बार दिखे हैं। अभी मैं नए वाले क्वेश्चनों पे नहीं जा रहा, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनके चांस तो हैं कम ही आने के, लगता है मुझे, लेकिन जो आए हुए हैं पहले वो बता रहा हूँ। तो ये आप जरूर कर लो, ठीक है। कोशिश ये रहेगी 4 बजे तक या 5 बजे तक एक और वीडियो जल्दी से बना दूँ आप लोगों के लिए 9 और 10 चैप्टर की आगे वाले, और धमाल मचाओ, आप पेपर अच्छा करके आओ। और 6 बजे के करीब लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में आपसे डिस्कशन करने आऊँगा मैं पेपर के लिए, कि कल कैसे माइंड सेट रख के आपको पेपर देना है। चलिए तो फिर लग जाओ, तैयारी करो और ध्यान से देखो, बढ़िया लगे रहो। सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू।